हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल इक्विवर्स। सो आज के वीडियो में हम लोग प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स ये स्टॉक के ऊपर एक टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। अभी ये टेक्नो फंडा सीरीज़ का पार्ट रहेगा अपने, एंड इसको चूज़ करने का बेसिक क्राइटेरिया है कि स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम अपने को देखने को मिले। जो भी स्टॉक्स हम लोग ये टेक्नो फंडा सीरीज़ में डिस्कस करते हैं वहाँ पे अगर हम लोग ज़्यादा फोकस रहता है टेक्निकली प्राइस में क्या लग रहा है, टेक्निकली यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है या फिर टेक्निकली कुछ प्राइस में स्टॉक के प्राइस में मोमेंटम विद वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिल रहा है, स्टॉक कोई की लेवल पे अभी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। सो ऐसे स्टॉक्स को हम लोग यहाँ पे स्क्रीनर में ऐड करते हैं एंड उसका एनालिसिस फंडामेंटल साइड से उसका एक कैटलिस्ट फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं, एंड फिर उसके थ्रू जो एक रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर फंडामेंटल साइड क्या बिजनेस में चेंजेस हो रहे हैं वो समझने का ट्राई करते हैं। ओके, मेजर फोकस अपना रहेगा इस पर टेक्निकल साइड। फंडामेंटल साइड बहुत ज़्यादा डीप डाउन एनालिसिस नहीं रहेगा, पहले ही बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीरियड या फिर इन्वेस्टमेंट हैराइजन भी 2-3 साल का नहीं है। ये जो स्टॉक है हम लोग यहाँ पे स्विंग एज अपॉर्चुनिटी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको ट्रैक कर रहे हैं। एंड वीडियो में आगे जाने से पहले ही बता दूँ, इस वीडियो में हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं कर रहे हैं या फिर कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, एंड मैं खुद यहाँ पे कोई सेबी रिसर्च रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। ओके, सो ये मैं आपके साथ मेरा एक पर्सनल एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, क्या मुझे लग रहा है स्टॉक के पैटर्न को देख के, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यप, सो ये रहा अपने सामने प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स का चार्ट पैटर्न। अभी इसमें मैं प्राइजेस को हाइड कर दूंगा गाइस, ओके, क्योंकि वो थोड़ा कंप्लायंस का इशू वगैरह उसके कारण। ओके, सो देखो, सबसे फर्स्ट तो ये स्टॉक को यहाँ पे स्क्रीनर में अपने ऐड करने का कि ये जो है वो अभी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को यहाँ पे अप्रोच कर रहा है। एंड जब भी ये लेवल पहले टेस्ट हुआ था नवंबर के टाइम पे, उसके पहले थोड़ा पीछे जाएंगे हम लोग तो देखो वीकली पैटर्न पे यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिला। तो स्टॉक में एक पहले फर्स्ट एक रैली देखने को मिला, फिर एक साइडवेज में स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर एक अच्छा रैली देखने को मिला, एंड अभी यहाँ पे ये लेवल को टच करने के बाद स्टॉक में फिर से एक यहाँ पे बेस देखने को मिला है अपने को। सो ये लेवल से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट अभी 174 डेज का आप देखेंगे तो ये लेवल में स्टॉक का प्राइस ये लेवल में अभी तक रेंज बाउंड रहा है, एंड ऑलमोस्ट 23%, 23 to 24% का ये एक रेंज बना हुआ था। एंड अभी यहाँ पे ये लेवल क्रूशियल लेवल हो सकता है स्टॉक का। यहाँ पे क्या होता है, वो प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा पीछे जाएंगे हम लोग और तो देखो यहाँ पे एक गैप डाउन देखने को मिला था अपने को, तो इसका रीज़न था कि प्रोमोटर ने यहाँ पे जो है वो खुद का स्टेक बेचा था, एंड वो जो स्टेक था वो SBI म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाय किया था। एंड वहाँ पे ये देखो, आप अगर चार्ट पैटर्न में नीचे कैंडल स्टिक में भी देखोगे वॉल्यूम कैंडल में, तो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर अपने को देखने को मिला है। तो ये प्रोमोटर ने वहाँ पे सेलिंग किया था। उसके बाद स्टॉक फिर से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया, एंड यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो 49 डेज के लिए स्टॉक यहाँ पे पूरा एक साइडवेज बेस में रहा, एंड उसके बाद ये एक 10% का प्राइस टाइटनेस देखने को मिला अपने को। एंड यहाँ से ये देखो, थोड़ा जूम करूँगा मैं, तो ये कैंडल के दिन 17 अप्रैल को यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के दिन अगर हम लोग वॉल्यूम देखेंगे तो हाईएस्ट वॉल्यूम इन द लास्ट क्वार्टर वॉल्यूम भी देखने को मिला था, अराउंड 3.5 लाख का वॉल्यूम अपने को ये 17 अप्रैल को देखने को मिला था ब्रेकआउट के दिन। एंड उसके पहले भी अगर देखेंगे तो 13 अप्रैल को यहाँ पे वो टाइम पे भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम स्टॉक में बना हुआ था। सो ये एक चीज़ है अभी करंटली प्राइस एक्शन में अपने को देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी देखो यहाँ पे फिर थोड़ा एक प्राइस टाइटनेस, एक कंसोलिडेशन, उसके बाद अप साइड में फिर यहाँ पे 27 का कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, फिर पूरा ऊपर गया, एंड वहाँ से पूरा सप्लाई आया था स्टॉक में। बट अभी आप देखो तो ये सप्लाई ख़त्म होने के बाद स्टॉक ने फिर से अपना एक अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाया है, एंड अभी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के लेवल पे है। स्पेशली ये कैंडल की अगर बात करेंगे ना तो ये कैंडल भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है यहाँ पे, क्योंकि थर्सडे के दिन क्या हुआ, एक तो मार्केट स्टार्टिंग में गिरा तो स्टॉक में भी यहाँ पे गिरा, बट स्टॉक में डे एंड तक रिकवरी कर दी। यहाँ पे अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे, 1 मिनट रीसेट, हाँ, तो स्टॉक यहाँ पे गिरा, ओपन हुआ, ओके 925, फिर गिरा, फिर फटाक से रिकवर कर दिया था स्टॉक ने। सो ये एक हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट करके वीक हैंड्स को एग्जिट करके स्टॉक ने रिवर्स करवाया। एंड और एक चीज़ यहाँ पे इंडिकेट होती है कि स्टॉक जो है वो यहाँ पे बायर्स का अच्छा खासा कंट्रोल है। ऑलमोस्ट डे एंड को यहाँ पे स्टॉक ने जो है वो अपने डे हाई पे क्लोज किया हुआ था। सो चार्ट पैटर्न वाइज अपने को ये अभी प्राइस एक्शन ये चीज़ें
यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। प्राइस एक्शन वाइज अपने को ऐसा अभी स्टॉक का जो प्राइस एक्शन बता रहा है एंड वो क्या इंडिकेट कर रहा है। सो ये चीज़ें हैं अभी अपने को प्राइस एक्शन में देखने को मिल रही है। अभी वीडियो के एंड में मैं एक आपको कॉशियस दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहो। ओके गाइस, अभी आते हैं बिजनेस के फंडामेंटल साइड पे कि ये जो टेक्निकल रैली अपने को देखने को मिली है ना, आगे हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रैली, उसके पीछे क्या एक बिजनेस कैसे सपोर्ट कर रहा है उसको। ओके, तो सबसे पहले देखो प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, इनका मार्केट कैप 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 43 का अभी करंट पी चल रहा है कंपनी का। ROE नंबर्स 18.4% के, ROC 16.4%, क्वाइट अ गुड नंबर्स यहाँ पे बोल सकते हैं ROE ROC के। बिजनेस साइड अगर देखेंगे कि तो कंपनी क्या करता है, कंपनी जो है वो इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ अरोमा केमिकल्स है एंड इनके कुछ प्रोडक्ट्स ग्लोबली यहाँ पे मोर देन 20% मार्केट शेयर को होल्ड करते हैं। सो अभी ये अरोमा केमिकल्स क्या होते हैं? सो बेसिकली आपने देखा होगा ये जो परफ्यूम्स हो गए या फिर शैम्पूज हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, डे टू डे बेसिस पे हम लोग जो FMCG प्रोडक्ट्स के यूज़ करते हैं उसमें एक सेंट अपने को स्मेल करने को मिलता है, एक फ्रेगरेंस अपने को देखने को मिलता है। सो वो जो फ्रेगरेंस रहता है उसके पीछे जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जो उस आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने का काम यहाँ पे प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स करती है। अभी क्या होता है ना कि समझो कोई प्रोडक्ट हो गया जिसमें वो चंदन का स्मेल आता है अपने को, तो वो चंदन का जो स्मेल रहता है वो यूजुअली चंदन के पेड़ को कट करके फिर उसको यहाँ पे वो सोप में या कन्वर्ट नहीं किया जाता, सोप में यूज़ नहीं किया जाता है। यूजुअली क्या होता है कि ये जो चंदन वाला स्मेल रहता है उसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है केमिकल लेबोरेटरीज में, डिफरेंट अरोमा केमिकल्स को यूज़ करके उसको इमिटेट किया जाता है एंड देन उसको वो सोप या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, एंड प्रोडक्ट्स में उसको यूज़ किया जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आप नेचुरल वे के थ्रू जाओगे, अगर वो चंदन के पेड़ के कट करके फिर उसको यहाँ पे कन्वर्ट करोगे सोप में, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा। सो ये केमिकल्स को यूज़ करके आप एक कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हो एंड इसको आप वास्ट स्केल पे इसको फिर बाद में आप स्प्रेड भी कर सकते हो। सो वो जो बेसिक मेन अरोमा केमिकल्स रहते हैं जो फ्रेग्रेंस को क्रिएट करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने का काम यहाँ पे प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स करती है। इसके पास अभी मोर देन 70 प्रोडक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अरोमा केमिकल्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पे देखो आप प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन देखेंगे, फ्रेग्रेंस में, परफ्यूम, कैंडल्स, ये सब पर्सनल केयर्स में, होम केयर में, फार्मास्यूटिकल्स में, डिफरेंट यहाँ पे इनके जो एंड प्रोडक्ट्स है वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग इनका बिजनेस देखेंगे तो मेजर जो बिजनेस है लास्ट ये ईयर का, ये यहाँ पे जो सिग्नल पे दिख रहा है वो 9 मंथ ऑफ FY25 है, बट FY26 का भी हम लोग 9 मंथ कंपेयर करेंगे तो वो अराउंड 70% ऑफ द जो इनका बिजनेस है वो एक्सपोर्ट के थ्रू आता है। 20-30% ऑफ द जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर ही आता है, अपने को देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो जस्ट अ मिनट, हाँ अभी बिजनेस वाइज तो देखो इतना ही है कि इतना बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अपना होल्डिंग पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये एक आइडिया, ओवरऑल आइडिया के लिए अपने लिए इतना ही है कि जो सेंट वगैरह अपने को यूज़ करते हैं, जो फ्रेग्रेंस वगैरह अपने को सोप्स या फिर FMCG प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है, उसके पीछे जो केमिकल्स का मैन्युफैक्चर का काम होता है उसको प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स यहाँ पे करके चलती है। ओके, अभी इनका जो है मेन अभी देखेंगे तो नंबर्स के ऊपर आते हैं, बट नंबर्स के पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो अभी मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्या इनके बिजनेस पे उसका इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इतना इफेक्ट नहीं आएगा, इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। डायरेक्ट मतलब कि इनका जो रॉ मटेरियल वगैरह है, क्योंकि ये जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उसमें पेट्रोकेमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है, बट कंपनी के जो है जो प्रीवी स्पेशलिटी के उसके 70% ऑफ द रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू आते हैं, नॉट फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल्स व्यू। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का भी कहना था कि इतना ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे बिजनेस पे नहीं आएगा क्योंकि 70% ऑफ द उनका जो रॉ मटेरियल है वो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू, मेजरली थ्रू द पाइन ट्री डेरिवेटिव्स के थ्रू आता है एंड जो पेपर मिल्स में जो वेस्टेज रहता है उसका यूज़ करके फिर उसको केमिकल्स में कन्वर्ट करके वहाँ से इनका रॉ मटेरियल का सोर्सिंग होता है। सो वो एक चीज़ है कि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है क्योंकि यहाँ पे फ्रेट, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट के बिजनेस में तो आपके फ्रेट कॉस्टिंग बढ़ सकते हैं, फिर आपका डिलेड हो सकते हैं, शिपमेंट्स में डिलेइंग हो सकते हैं ड्यू टू ऑल दैट ब्लॉकेड वगैरह। सो वहाँ पे एक इशू कंपनी को फेस करना को पड़ सकता है। मेजरली इनका जो बिजनेस है वो यूरोप कॉन्टिनेंट से आता है। यहाँ पे यूरोप में अराउंड, मैं अगर बताऊँ आपको तो जस्ट अ मिनट, 34% ऑफ द बिजनेस इनका यूरोप से आता है। एशिया में भी आता है, एक्सक्लूडिंग अगर इंडिया को एक्सक्लूड करेंगे तो 11% ऑफ द एशिया से आता है एंड US से 7% से आता है इनका बिजनेस। सो इनडायरेक्ट थोड़ा इफेक्ट आ सकता है बिजनेस पे, डायरेक्ट इतना इफेक्ट नहीं है क्योंकि मोर ऑफ द रॉ मटेरियल इनका कवर्ड है थ्रू द
डोमेस्टिक सोर्सिंग एंड थ्रू ये जो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू इनका कवर्ड है। ओके, अभी बैलेंस शीट या नंबर्स के ऊपर आते हैं। नंबर्स के देखेंगे हम लोग तो देखो कंपनी जो है यहाँ पे सेल्स को फैंटास्टिकली ग्रो कर रही है। लास्ट फ्यू क्वार्टर से यहाँ पे कंपनी कांस्टेंट बेसिस पे 21% के ऊपर 2020 यहाँ पे देखो 26%, 20%, 27%, सो मोर ऑन देन 20% से यहाँ पे कंपनी ग्रो कर रही है। एंड यहाँ पे हाईलाइटिंग पॉइंट है कि ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो सितंबर क्वार्टर में 27% के ऑपरेटिंग मार्जिन, फिर 25% के दिसंबर क्वार्टर में, उसके पहले 24% के। पहले देखेंगे तो देखो 19%, 20%, 21% के अराउंड इनके नंबर से। सो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे एबिटा मार्जिन में कंपनी के अपने को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कंपनी को एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अगर उसका हम लोग फंडामेंटल्स भी देखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल्स में, तो देखो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा क्वार्टरली, जस्ट अ मिनट, सेल्स देखो यहाँ पे 20% से यहाँ पे ग्रो होते देखने को मिल रहा है। बट आप उनका नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100%, 97%, 110%, 75% से। सो यहाँ पे एक तो कंपनी सेल्स में भी ग्रो कर रही है एंड उसके बाद कंपनी को यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज में मिल रहा है। उसी के कारण अपने को यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जो है वो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी अगर हम लोग देखेंगे, ईपीएस की भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये लोड नहीं हो रहा है मेरा ईपीएस यहाँ पे, क्या रीज़न से लोड नहीं हो रहा है, एक मिनट। ईपीएस को हम लोग यहाँ से ही देखते, चलो ठीक है। सो ईपीएस भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 19%, लास्ट क्वार्टर दिसंबर सेम करेंगे तो 11%, तो 80% का ग्रोथ। उसके पहले भी 24, 11, मतलब उसके पहले भी ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ। तो ईपीएस के टर्म्स में भी अपने को यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक तो आपका सेल्स ग्रो हो रहा है अच्छा खासा 20% से, एंड यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लिवरेज में मिल रहा है। उसके कारण आपके नेट प्रॉफिट के जो नंबर से वो अच्छे खासे मैग्नीफाई होकर इम्प्रूव हो रहे हैं। ईपीएस में भी अपने को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओके, अभी उसके बाद जस्ट अ मिनट, यहाँ पे दिख रहा है क्या ईपीएस का ग्रोथ मुझे? हाँ, ये देखो यहाँ पे ईपीएस का ग्रोथ देखो। सेल्स देखो यहाँ पे 23% से दिसंबर क्वार्टर में बढ़ा था। ईपीएस 76% से, सेम सितंबर 25 में 110% से, सेल्स ओनली 77% से। तो ये एक ऑपरेटिंग लीवरेज कंपनी को अच्छा मिल रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो मार्जिन देखो, ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको देखने को मिलेंगे। कांस्टेंट बेसिस पे 23 में 12% थे, 24 में 19%, 25 में 22%, एंड अभी लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स के 24%। सो एबिटा मार्जिन में यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड सेकेंड थिंग अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो एक चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कैश फ्लोज के थ्रू। यहाँ पे कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव हो रही है, कैश फ्लो अच्छा देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं, कैश फ्लो पॉजिटिव ही थी कंपनी, बट कैश फ्लो कांस्टेंट बेसिस पे यहाँ पे 2 साल 22, 23 में यहाँ पे थोड़े नेगेटिव थे, बट वहाँ पे इंप्रूवमेंट लास्ट 2 ईयर्स में देखने को मिला है। एंड मेजर हाईलाइटेड थिंग जो है आप देखो यहाँ पे कंपनी जो है वो कांस्टेंट बेसिस पे यहाँ पे अपने इन्वेस्टिंग में कैश को यूज़ कर रही है, कांस्टेंट बेसिस में फिक्स एसेट्स को परचेस कर रही है। सो एक स्मॉल कैप कंपनी होती है, उसमें अपने को क्या चाहिए होता है कि वो ग्रोथ के लिए स्ट्राइव करें। एंड वो जो है वहाँ पे अपने एसेट परचेस क्यों कर रही है कंपनी, क्योंकि कंपनी को आगे जाके ग्रो करना है। तो वहाँ पे कंपनी देखो कांस्टेंट बेसिस पे फिक्स एसेट्स में यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। सो ये एक मेजर हाईलाइट चीज़ अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो ग्रोइंग कंपनी को अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पे इन्वेंट्री डेज अगर रेशियोज में बात करेंगे तो थोड़े हायर साइड में अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक कॉशियस हम लोग बोल सकते हैं, हायर साइड पे इन्वेंट्री डेज है यहाँ पे। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक प्रमोटर्स के जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट बेसिस पे अपने को डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले हैं। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाले डिक्लाइन में, जैसे हम लोगों ने चार्ट पैटर्न भी बात किया था कि एसबीआई ने वो स्टेक लिया था, तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट ने पोजीशन एग्जिट किया था वो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाय कर लिया था। तो ये एक काइंड ऑफ नेगेटिव नहीं है, बट प्रोमोटर्स जब भी मैनेजमेंट से पूछा गया तो मैनेजमेंट ने बोला था कि बेटर लिक्विडिटी के लिए एंड बेटर यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे बाय कर लिया था स्टेक। सो उसके लिए यहाँ पे कंपनी ने अपना थोड़ा बहुत स्टेक बेचा था, मैनेजमेंट ने अपना स्टेक बेचा था। बट आगे जाके यहाँ से नो मोर इक्विटी डाइल्यूशन, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। ओके, अभी देखो ये सारी चीज़ें तो हो गई पास्ट की, क्योंकि पास्ट में ये सब नंबर्स ऐसे अपने को देखने को मिले, पास्ट बेसिस पे अपने को अच्छा देखने को मिला है। ओके, अभी आगे क्या है यहाँ से, वो मेजर यहाँ पे अपने को लुकआउट है। ओके, सो देखो सबसे पहले फ्यूचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी का टारगेट है आने वाले नेक्स्ट
3 to 4 ईयर्स में यहाँ पे 5000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट अचीव करें। सो अभी करंट कंपनी का जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का टारगेट है, जो रेवेन्यू था वो 2500 करोड़ का था। सो इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, यहाँ पे मैनेजमेंट ने मोस्ट प्रोबेबली 3 ईयर्स ही बोला है, अगर नॉट इन 3 ईयर्स तो 4 ईयर्स, वो कंपनी जो है वो रेवेन्यू अपना डबल कर देगी, तो 5000 करोड़ कर देगी। तो अगर हम लोग CAGR टर्म्स में बात करेंगे तो उसका 25% से अगर 3 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं तो 25% ऑन CAGR बेसिस यहाँ पे ग्रोथ बोल सकते हैं, विच इज एक्चुअली क्वाइट अ गुड नंबर। कंपनी लाइक दिस जो मिड कैप में है, 25% से आप कॉन्स्टेंट बेसिस पे यहाँ पे ग्रो करने का थ्राइव कर रहे हो। एंड उसके बाद एबिडा मार्जिन कंपनी ने बोला है कि 1000 करोड़ का एबिडा मार्जिन, अगर जब भी हम लोग 5000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करेंगे तो 1000 करोड़ का हमारा एबिडा मार्जिन टारगेट रहेगा, विच इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 20% हम लोग मतलब मैनेजमेंट का कहना है। अभी जो नंबर्स है 25% एबिडा मार्जिन के नंबर है, बट मैनेजमेंट का कहना है मोर देन 20% तो वो लोग कर ही लेंगे। कंजर्वेटिवली वो लोग 20% का टारगेट देके चल रहे हैं एबिडा मार्जिन में, बट अपवर्ड्स 23-25%, नॉट मोर देन 27% उनका कहना था एबिडा मार्जिन के टर्म्स में। तो ये एक चीज़ यहाँ पे नंबर वाइज अगर देखेंगे फ्यूचर आउटलुक तो कंपनी का अच्छा लग रहा है, 25% के CAGR से ग्रोथ करने का बात कर रही है। एंड मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में एक और चीज़ बताई थी कि जब तक ये 5000 करोड़ वाला कंपनी टारगेट अचीव कर देगी तब तक कंपनी के पास न्यू टारगेट रहेगा 10,000 करोड़ रेवेन्यू अचीव करने का एक स्टोरी रहेगा। सो वो एक भी चीज़ है, हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी कॉन्स्टेंट बेसिस पे यहाँ पे फिक्स एसेट में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। एंड फिक्स एसेट्स को इन्वेस्ट करके यहाँ पे कंपनी कॉन्स्टेंटली अपने रेवेन्यूज़ के टारगेट्स भी बढ़ाने का सोच रही है। सो एक हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग को कोई कंपनी में अगर करना है, ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसी कंपनी चाहिए जो कॉन्स्टेंटली थ्राइव कर रही है ग्रोथ करने के लिए। सो वो एक चीज़ हो गया यहाँ पे। उसके बाद करंटली लास्ट क्वार्टर जब भी दिसंबर का रिजल्ट आया था तो कंपनी का 48,000 MTPA का कैपेसिटी था टोटल ये मैन्युफैक्चरिंग का। मार्च एंड तक कंपनी ने बताया था कि वो हो के 54,000 MTPA का हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट 6,000 MTPA का एक्स्ट्रा यहाँ पे कैपेसिटी एडिशन कंपनी ने किया है। एंड अभी करंटली कैपेसिटी कंपनी का यूटिलाइजेशन जो है वो 90% का यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है। एंड आफ्टर दिस न्यू कैपेसिटी एडिशन कंपनी जो है वो मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि 90% का यूटिलाइजेशन ही रहेगा। सो मैनेजमेंट यहाँ पे रेवेन्यू टर्म्स में, डिमांड टर्म्स में अच्छा खासा यहाँ पे लुक बोल सकते हैं कि गाइडेंस दे रही है कि आप न्यू कैपेसिटी भी एक्सपांड भी कर रहे हो, वो भी आप 90% तक लेके जाओगे। सो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट में डिमांड है, हम लोग बोल सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पे एडिशनली इन 3 फेजेस मैनेजमेंट गाइड करे कि 18,000 MTPA का और कैपेसिटी एडिशन करेंगी, टोटल 72,000 MTPA तक कैपेसिटी को लेके जाएंगी अपनी। बट ये जो है वो थोड़ा स्लो प्लान है, आने वाले 1 से 2 साल में ये प्ले होगा। एंड ड्यू इन इसका इम्पैक्ट जो है वो इंस्टेंटली यहाँ पे प्राइस में नहीं देखने को मिलेगा, बट एक हम लोग इसको पकड़ के चल सकते हैं कि हाँ, ग्रोथ वाइज कंपनी फ्यूचर वाइज जो है वो कांस्टेंट बेसिस पे यहाँ पे ग्रो करने का सोच रही है। एंड उसके बाद ये जो सब कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह है उसको सपोर्ट करने के लिए कंपनी 1200 करोड़ का कैपेक्स भी कर रही है। मतलब आपने देखा एक तो कंपनी कांस्टेंट बेसिस पे पास्ट में भी यहाँ पे कैपेक्स किया है, एंड अभी आगे जाके भी 1200 करोड़ का और कैपेक्स करेगी, जिसमें से फेज़ 1 में 300 करोड़ कंपनी करंट कैपेसिटी जो है उसको एक्सपांड, करंट प्रोडक्ट्स को एक्सपांड करने में यूज़ करेंगी। 600 करोड़ कंपनी जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ करेगी। एंड एडिशनल 300 करोड़ यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स में यूज़ करेगी। अभी ये जो 1200 करोड़ का नंबर है वो नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट ने गाइड किया हुआ है। सो ये 1 साल में नेक्स्ट यूज़ नहीं होगा। एंड अगर हम लोग इनकी बात करें तो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर देखो कंपनी जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे फोरे करी है। एक अगर मैं आपको इनका दिखाऊंगा, जस्ट अ मिनट, ओपन कर दो मुझे स्लाइड। तो ये देखो, ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं, मेल्टॉल एंड इथाइल मेल्टॉल। ये जो है वो कंपनी प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स फर्स्ट कंपनी है इंडिया में जो मैन्युफैक्चर करती है। यूजुअली इसका प्रोडक्शन हाईली चाइना में होता है, बट एज अभी ग्लोबल में एक शिफ्ट चल रहा है चाइना +1 स्ट्रेटजी में। सो यहाँ पे प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स को ये प्रोडक्ट में यहाँ पे एक बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट कंपनी है जो ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। देन सेकंड प्रोडक्ट जो है इनका एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइक्लोपेंटानोन। ये जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टाइम इन फुल ग्लोबल यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए अचीवमेंट है। तो यहाँ पे भी कंपनी को अच्छा खासा एक बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी रिन्यूएबली यहाँ पे कंपनी इसको रिसोर्स कर रही है। ओके, तो देखो अगर फंडामेंटली साइड देखेंगे तो फंडामेंटली साइड बिजनेस अच्छा कर रहा है, 20-25% के स्पीड से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है।
आगे जाके भी यहाँ पे मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 25% से वो लोग रेवेन्यू को अपने ग्रोथ करेंगे CAGR बेसिस पे। एंड न्यू यहाँ पे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कंपनी एक्सप्लोर कर रही है, न्यू प्रोडक्ट को यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है, डेवलप कर रही है, कैपेसिटीज़ को एक्सपांड कर रही है। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे बोलते हैं कि कंपनी यहाँ पे ग्रो करने के लिए यहाँ पे थ्राइव कर रही है। एंड दैट सेम अपने को यहाँ पे उसके प्राइस एक्शन में भी देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ द कंपनी एक्चुअली इन्वेस्टर वांट्स, ट्रेडर वांट्स कि जहाँ पे जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न पे देखने को मिल रहा है, भले वो धीरे धीरे मोमेंटम हो, बट वो चार्ट पैटर्न पे जो मोमेंटम में देखने को मिल रहा है वो फंडामेंटली बैक्ड है, फंडामेंटली उसके बिजनेस में भी उतना ग्रोथ देखने को मिल रहा है, उसी के कारण अपने को प्राइस एक्शन में देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल फंडामेंटली साइड अगर मैं इसको बोलूँगा, अच्छा कंपनी कर रही है, कंपनी ग्रोथ अच्छी कर रही है एंड बिजनेस भी अच्छा कर रहा है, कंपनी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स भी अच्छे दे रहे। सो ओवरऑल फंडामेंटली साइड यहाँ पे आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है अपने को। यस, सो गाइस ऑन अ क्लोजिंग नोट देखो, सबसे पहले तो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा ये कंपनी का। ओके, अभी अगर मैं बात करूं तो देखो चार्ट पैटर्न वाइज अच्छा लग रहा है स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा लग रहा है स्टॉक। आप इसको अपने एनालिसिस वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हो, आप इस पर थोड़ा और डीप डाइव रिसर्च भी कर सकते हो एंड आप मेरे साथ वो शेयर भी कर सकते हो। प्लीज़ इसको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मत लेना। ओके, एंड वन मोर कॉशियस थिंग जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मैं बताऊँगा वीडियो के एंड में, कि देखो स्टॉक पैटर्न जो रहते हैं ना ऐसे अच्छे लगते हैं, देखने को अच्छे लगते हैं, बिजनेस वाइज अच्छे लगते हैं, बिजनेस के परफॉर्मेंस साइड से अच्छा लगता है, बट मोर ऑफ टाइम क्या होता है कि स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है एंड उसके बाद वो स्टॉक का प्राइस फिर से नीचे देखने को मिलता है, ब्रेकआउट फेल हो जाता है। तो ये जो एक चीज़ है, ये एक प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा, कितना भी अच्छा चार्ट पैटर्न होने दो, कितना भी अच्छा उसका बिजनेस होने दो, वो रहता है बिजनेस में, उसको आपको टैकल करना है आपके रिस्क मैनेजमेंट के स्ट्रेटजी के थ्रू, उसको आपको स्टॉप लॉस के थ्रू टैकल करना है। ऐसा नहीं है कि कंपनी का बिजनेस हम लोग ने देख लिया, चार्ट पैटर्न देख लिया तो वो 100% वर्क करेगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिजनेस यहाँ पे अपने को अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, एंड हम लोग बायस्ड हो जाए एंड बायस होके वो स्टॉक को बाय कर लेते हैं, बट बाद में वो जो है वो प्राइस अपने अगेंस्ट में चला जाता है। सो ये जो एक चीज़ है वो हमेशा यहाँ पे रहती है, प्राइस आपके अगेंस्ट में हम जा सकती है, उसके लिए आपके पास मेजर्स होने चाहिए। एंड वन ऑफ द बेस्ट मेजर्स इसकी, आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट करके चलो, आप कौन से पॉइंट पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लोगे, अगर वो नहीं चला तो वो पहले से डिसाइड करके चलना, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक पैटर्न, कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई भी बिजनेस आप बाय कर रहे हो तो ऑलवेज रिस्क है, उसका फ्यूचर कितना भी ब्राइट होने दो। ओके, सो प्लीज़ ये एक चीज़ आप नोट कर लो, उसको हमेशा अपने ध्यान में रखना एंड उसके बाद ही आपका कुछ भी डिसीजन है वो करना। ओके, नॉट फ्रॉम माई साइड, दिस इज नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन गाइज। ओके, प्लीज़ आप खुद का एनालिसिस करके फिर डिसीजन लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज।